सबसे पहले अपने बात सॉल्युबिलिटी की शुरू करी थी। सॉल्युबिलिटी के अंदर अपन वेरियस सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन था उनके बारे में बात करी थी। अब अपने इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आगे मूव करते हैं कि अपने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस जो करना है वो किस तरीके से करना है। वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के। ठीक है, किसी जगह पे तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, किसी जगह पे मोलैरिटी लिखी रहती है, किसी जगह पे नॉर्मेलिटी लिखी जाती है, कहीं पे मोल फ्रैक्शन लिखा रहता है, कहीं पे लिखा रहता है कि वेट बाय वॉल्यूम कितना है, कहीं पे लिखा रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सारी चीजें की सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, उन चीज़ों को अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने उनकी बेसिक सीखेंगे। ठीक है, कि उनकी एक्चुअल में बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि जब तक अपने को उनकी डेफिनेशन नहीं पता, जब तक उनको अपने को उनका बेसिक नहीं पता है, तो अपने मतलब क्या है कि अपने उस बारे में आगे नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने बात करें, मोल मोल मतलब ग्राम मोलिकुलर वेट ग्राम के अंदर मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या कितना सोल्यूट गया, उसको अपने किससे एक्सप्रेस कर दें, मोलैरिटी के अंदर। अब दूसरी बात आती है मोलैलिटी। ठीक है, वो मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी है, इसको अपने स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। मोल ऑफ द सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल किसके सोल्यूट के हैं, उसको अपने किससे डिनोट कर रहे हैं, मोलैलिटी से डिनोट कर रहे हैं। तीसरी चीज है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर क्या हो रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम के इक्विवेलेंट वेट हमने डाला है किसके अंदर, इन ए लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, वो किस में आएगा, नॉर्मेलिटी के अंदर आएगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि कितने मोल किसके सोल्यूट के हमने मिक्स किए हैं किसके साथ, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के साथ। सबसे बड़ी बात नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वेट, मतलब वेट बाय वेट जब हमने बात करते हैं कि कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट हमने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर मिक्स किए हैं, उसको अपने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, उसको अपने क्या बोल रहे हैं, उसको अपने बोल रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कितने एमएल अपन ने मिक्स किए, वहां पे हम ग्राम में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किस में बात कर रहे हैं, एमएल में बात कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में उसकी परसेंटेज को अगर अपने देखते हैं तो परसेंटेज कितनी, परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्राम ऑफ दिस सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 ml सॉरी 1000 सोल्यूशन के अंदर अपन कितने ग्राम किसके सोल्यूट के डालते हैं, इसको अपने किससे रेफर करते हैं, इसको अपन रेफर करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये तो थी सबसे जो इनकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हमारी वेरियस आईपी के अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कि कितने पार्ट किसके हैं सोल्यूट के हैं, उसको कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है। ठीक है, उनको कंप्लीटली अपने स्टडी करते हैं, इस स्लाइड के अंदर भी अपने बात करते हैं, और आईपी और यूएसपी वीपी के अंदर ये चीजें बाकायदा रेफर भी की गई है, वहां से इनका रेफरेंस भी अपन वहां से ले सकते हैं, अपने वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप आईपी 1996 उठा के देखोगे तो ये सारी की सारी जो टेबल है ये वहां से उठाई गई है। ठीक है, वहां पे आपको ये टेबल मिल जाएगी, वहां का रेफरेंस यूज करते हुए हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी को हमें एक्सप्रेस किस तरह से करना है। ठीक है, क्या यूएसपी क्या करे, यूएसपी लिस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एज द नंबर ऑफ एमएल ऑफ सॉल्वेंट इन विच 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट विल डिसॉल्व। बेसिक सी बात कि नंबर ऑफ एमएल ऑफ सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के कितने एमएल, एक सॉल्वेंट कितना हो जिसके अंदर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, यूएसपी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल यानी कि 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड डिसॉल्व इन 18 ml ऑफ वाटर, 1 ग्राम बोरिक एसिड यहाँ पे 18 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, एंड 4 ml ऑफ ग्लिसरीन, 4 ml किसके अंदर, ग्लिसरीन के अंदर। ठीक है, तो इसको टर्म करने के लिए इसने जो बेसिक तरीका यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन आपको दी है। ठीक है, ये आप लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर आप लोगों ने ये वाली जो टेबल है वो एनालिसिस किया इनऑर्गेनिक के अंदर, उसके साथ ही साथ आपने जो फार्मास्यूटिक्स फॉर डिस्पेंसिंग मेथड है उसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को स्टडी भी किया होगा कि वेरियस टर्म्स दी गई हैं, फ्रीली सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल। ये एक्चुअल में क्या है
कि कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर दी वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं सिर्फ पार्ट के अकॉर्डिंग कि कितने पार्ट हमें रिक्वायर्ड है किसके, सोल्यूट के। सोल्यूट के कितने पार्ट एक्चुअल में हमें रिक्वायर्ड है किसके अंदर, हमारे जो सॉल्वेंट है उसके अंदर डिसोल्व कराने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूँ, चलो एक बार। पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर दी वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के कितने पार्ट लगेंगे। ठीक है, इस चीज को अपने यहां से नोट करेंगे और फिर जितने पार्ट लगेंगे उनके अकॉर्डिंग अपने इनको आगे चल के क्लासिफाई करेंगे। देखो एक पार्ट किसका, वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है किसके लिए, वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेस देन वन पार्ट, यानी कि एक सोल्यूट को डिसॉल्व कराने के लिए लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, तो वो किस कैटेगरी में चला गया, वेरी सोल्यूबल की कैटेगरी के अंदर चला गया। सेकेंडरी अपने बात कर रहे हैं, इसी टेबल के अंदर अगर अपने बात करते हैं, 1 से लेके 10 पार्ट किसके, सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड है सोल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो किसमें चला गया, फ्रीली सोल्यूबल में चला गया, वो फ्रीली सोल्यूबल है। इसी तरीके से 10 से 30 पार्ट चाहिए तो वो सोल्यूबल की कैटेगरी में है। ठीक है, 30 से 100 पार्ट चाहिए तो वो स्प्रिंगली सोल्यूबल की कैटेगरी के अंदर है, और 100 से 1000 पार्ट चाहिए अपने को तो वो है स्लाइटली सोल्यूबल की कैटेगरी में, और 1000 से 10,000 पार्ट चाहिए किसके, सॉल्वेंट के, सोल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए, वो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के अंदर आ गया। और सबसे लास्ट में अगर 10,000 पार्ट किसके, सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड रहते हैं, उससे ज्यादा पार्ट रिक्वायर्ड रहते हैं सोल्यूट के एक सिंगल पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो चीज क्या है, प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल है। हम मान के चलते हैं कि दैट थिंग इज प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल है, ये उस सॉल्यूशन के ये उस सॉल्वेंट के अंदर एक्चुअल में मिक्स हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से आईपी के अंदर और यूएसपी के अंदर जो हमारा सॉल्युबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने का तरीके बताए गए हैं। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा इसी चीज के अंदर आगे चल के आप लोगों को ये चीज आपको क्या है कि बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये बात होती है ड्रग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहां पे आपको सॉल्युबिलिटी, हम सिंपल सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, फिजिकल फार्मेसी की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, फिजिकल फार्मेसी के अंदर कोई पार्ट किसके अंदर कितना सोल्युबलाइज होता है, सोल्युबलाइज होता है नहीं होता है, उस चीज की अपन बात कर रहे थे। यहाँ पे अपने बात करते हैं ड्रग की बात, कि ड्रग अपने बॉडी के अंदर कोई डोजेस फॉर्म देते हैं। डोजेस फॉर्म आइदर इट में भी टैबलेट, आइदर में भी कैप्सूल, कैप्सूल के अलावा वो सोल्यूशन भी हो सकता है, इमल्शन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, या कोई तीसरी चीज भी हो सकती है। एक डोजेस फॉर्म को अगर हम हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं तो इंसर्ट कराने के बाद जो उसके अंदर ड्रग है, वो ड्रग एक्चुअल में उसके दो फंक्शन है ड्रग के। पहला फंक्शन तो ये है कि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होगी, वहां पे जाके डिसॉल्व होगी। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद क्या है, वो हमारे स्टमक के अंदर डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगी। डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो रहा है, वो क्या हो रही है, सोल्यूबल हो रही है, और हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब हो रही है। उसका मतलब क्या है कि वो परमिएबल हो रही है, परमिएशन हो रहा है उसका, वो अंदर जा रही है, वो ब्लड के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, माइक्रोविला विला, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर वेरियस सरफेस प्रेजेंट रहती हैं, वो सरफेस की हेल्प से वो जो ड्रग है वो किसी पर्टिकुलर डिफ्यूजन के थ्रू, आप लोगों ने डिफ्यूजन भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डिफ्यूजन के थ्रू वो एक जगह से मूव करके हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो रही है, जिससे कि वो अपना एक्चुअल में एक्शन प्रोड्यूस कर सके। और वो चीज का अपने बीसीएस क्लासिफिकेशन के अंदर जो ड्रग्स है उनकी कैटेगरीज को बांट देते हैं। आइदर ये चीज क्या है कि बहुत आगे चल के पढ़नी होती है, बट क्या है कि अगर आप इस चीज को यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपके लिए ये चीज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। बिल्कुल छोटा सा क्लासिफिकेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बट अगर आप लोग ये स्टडी कर लेते हो तो इसके साथ साथ जो आगे वाले चैप्टर हैं उसके अंदर आपको ये चीज के बारे में अगर पता होगा तो उनको स्टडी करना ज्यादा इजी रह जाएगा। इधर मोर ये आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा नहीं रहेगा वो एक डिफरेंट बात है, बट अगर आप इतना सा पार्ट ये स्टडी करते हो, एक सिंगल स्लाइड अगर आपको याद रहती है, तो आगे चल के आप डिफरेंट टाइप्स की जब फिजिकल फार्मेसी के पैरामीटर्स पढ़ोगे तो पैरामीटर के अंदर आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लास वन टाइप की ड्रग्स कौन सी, ड्रग्स जिसकी सोल्युबिलिटी भी हाई होती है, जिसकी परमेबिलिटी भी हाई होती है। मतलब हमने उसको स्टमक के अंदर दिया, हमने उसको ओरल रूट से हमारे पेट के अंदर पहुंचाया, पहुंचाने के साथ ही विद इन मिनट्स ही, विद इन सेकेंड्स इवन भी वो क्या हो गई, वहां पे जाके डिसॉल्व हो गई, घुल गई हमारा जो फ्लूइड है उसके अंदर। घुलने के बाद क्या हुआ कि डिसॉल्व हो गई वहां पे जाके, तो डिसॉल्व हो गई वो परमिएब भी होगी। परमिएब होगी मतलब
हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चलेगी, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चलेगी तो ब्लड क्या है, साथ के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रग को ले भी गया, और वहां ले गया जहाँ पे पेन किसी तरह के रिसेप्टर के ऊपर उसने जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करना था। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, तो मैंने टैबलेट खाई, टैबलेट खाने के साथ ही वो वहाँ हमारे पेट में जाके घुली, घुलने के साथ ही वो ब्लड में गई, ब्लड में जाने के बाद इधर से पेट से घूम के इधर से आती हुई इस जगह पे पहुंच गई। ये पेन रिसेप्टर थे, वो पेन रिसेप्टर के साथ आके बाउंड हुई, बाउंड होके उन्होंने उस रिसेप्टर को वहां से रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो वो मेरा पेन भी क्या हो गया, एक्चुअल में बंद हो गया। ठीक है, सेकंड कैटेगरी रहती है क्लास 2 कैटेगरी की, इसके अंदर लो सोल्युबिलिटी की ड्रग्स रहती हैं, जिनकी सोल्युबिलिटी लो रहती है बट परमेबिलिटी हाई रहती है। दो कंडीशंस रहती है, एक तो सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होने के बाद परमेबल होगा। सोल्यूबल होने के लिए उसका हाइड्रोफिलिक नेचर का होना जरूरी है, ठीक है, और परमेबल होने के लिए उसका हाइड्रोफोबिक नेचर का होना जरूरी है। दोनों टेचर चाहिए, दोनों टाइप चाहिए, ठीक है, जो कि हर ड्रग के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। अब ड्रग हमारी ऐसी है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी तो कम है बट उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, वो वहां पे पहुंचानी है हमें। ये तो है नहीं कि हम सीधी की सीधी ड्रग खा लेंगे, कि पैरासीटामोल का एक स्पून मैंने आपको दे दिया रो कि आप उसको खा लो, ऐसा तो नहीं है। आप उसको डोजेज फॉर्म के तौर पे लोगे, उसकी टैबलेट बना के लोगे। टैबलेट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है कि आप अनकोटेड ले लो, कोटेड ले लो, दैट इज डिफरेंट थिंग, जिसके अपने बाद में बात करेंगे। बट टैबलेट के फॉर्म में उसको लोगे, तो टैबलेट के फॉर्म में लेने के बाद अगर कोई पैरासिटी, मैं पैरासीटामोल का एग्जांपल यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो पैरासीटामोल लो सोल्युबिलिटी और हाई परमेबल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एक्स ड्रग मान लीजिए जिसकी सोल्युबिलिटी कम है, तो वो स्टमक के अंदर जाने के बाद एक्चुअल में सोल्यूबल होने में उसको टाइम लगेगा। सोल्यूबल होने के बाद, ठीक है, कि 1 घंटे में सोल्यूबल हुई या 2 घंटे में सोल्यूबल हुई, सोल्यूबल होने के बाद वो क्या परमेबिलिटी उसकी जल्दी हो जाएगी। अब इसी कंडीशन के अंदर अगर मेरे को यहाँ पे पेन था, तो एक्चुअल में वो सोल्यूबलाइज होने में इसको टाइम लग रहा है, ठीक है, इसलिए मेरा पेन साथ के साथ नहीं जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे कम से कम 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो सोल्यूबलाइज होती नहीं है तो वो क्या नहीं होगी, परमिएबल नहीं होगी। परमिएबल नहीं होगी तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तीसरी कैटेगरी कौन सी, हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, ये इसकी बिल्कुल वाइस वर्स है, जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी सोल्युबिलिटी तो हाई है कि ड्रग डिजोल्व तो होगी बट साथ के साथ क्या नहीं हो रही, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बात तो वही है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट कैटेगरी है जिसकी सोल्युबिलिटी भी लो है, परमेबिलिटी भी लो है, ठीक है। ये क्या है, अपना एक्शन बहुत देर के बाद प्रोड्यूस करेगी। डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स इस तरह की भी आती हैं, ठीक है, जिनकी सोल्युबिलिटी भी लो रहती है, परमेबिलिटी भी लो रहती है, ठीक है। ये है बीसीएस क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के अंदर इस चीज के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। अब सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन ये नहीं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ सॉल्वेंट और सोल्यूट का इंटरेक्शन किस तरह से होता है। अपन ने लास्ट स्लाइड के अंदर इसको मोस्टली पढ़ा था। तो सबसे पहला, सबसे अर्लियर फॉर्मूला होता है, दैट इज दी लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। एक जैसा सामान दूसरे सामान को जल्दी घुलता है। इट मीन सिंपल सा बेसिक फंडा कि पानी के अंदर पानी डालोगे तो साथ के साथ मिक्स हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा मिक्स किया था, कौन सा नीचे था, कौन सा ऊपर था, वो आपस में मर्ज हो गया, लाइक डिजोल्व लाइक, कि एक जैसी चीजें हैं तो जल्दी घूमगी, घुल गई अपने आप में, ठीक है। तो ये स्लाइड क्या कह रही है, दैट इन ए प्री और अर्लियर फॉर्मुलेशन, सबसे पहली फॉर्मुलेशन की अगर बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर अपने सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं जब अपने डोजेस फॉर्म बनाते हैं, जब आप सोल्यूशन बनाते हो, जब आप सस्पेंशन बनाते हो, या आप टैबलेट कैप्सूल जब बनाते हो, तो वही आपको ग्रेनुलेशन जो पार्ट है उससे गुजरना पड़ता है, वहां पे भी आपको सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप ऐसा सॉल्वेंट चूज करते हो, ठीक है, जो जिसकी जो नेचर है वो ड्रग की सेम टाइप की हो, कि वो उस चीज को क्या कर पाए, जल्दी डिजोल्व कर पाए। सेकंड चीज आप इसमें क्या करते हो, दैट इज ए सोल्यूट डिजोल्व बेस्ट इन ए सॉल्वेंट विद ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कोई इस तरह का अपने सॉल्वेंट है वो लेने की कोशिश करेंगे जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं मैच खाती हो किसके साथ, हमारे सोल्यूट के साथ। अगर मैच खाएंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि उसके अंदर उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, अपने आप में जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट टू सब्सटेंस विद सिमिलर इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर लाइकली टू बी सॉल्युबल इन ईच अदर, यानी कि दो ऐसे सब्सटेंस को अगर अपने मिक्स करते हैं जिनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है, आपस में जो उनके बीच में फोर्स लगता है
वो बिल्कुल सेम होगा तो कहीं ना कहीं पे उनकी मिक्सिंग भी जल्दी होगी, ठीक है, उनका सोल्यूबलाइजेशन प्रोसेस भी अपने को क्या देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग दैट इज द पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट। पोलर सोल्यूट अगर अपने लेंगे तो अपनी बेस्ट प्रेफरेंस ये रहेगी कि अपन जो सॉल्वेंट ले वो भी कौन सा ले, पोलर सॉल्वेंट ले। एग्जांपल सबसे बेस्ट, साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। साल्ट एंड शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट है वो भी किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। हमारा जो सोलवेंट है वो भी किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। दोनों के अंदर पोलैरिटी देखने को मिल रही है तो दोनों का डिजोल्यूशन भी क्या मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग दैट इज नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सोल्यूट को डिजोल्व करना रादर देन ज़्यादा इजी रहता है कंपैरेटिवली, कि हम सॉल्वेंट तो ले लें नॉन पोलर और सोल्यूट ले लें पोलर। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेंगे, सोल्यूट पोलर ले लिया, सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लिया, या सॉल्वेंट पोलर ले लिया, सोल्यूट नॉन पोलर ले लिया, तो दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि डिजोल्यूशन कहीं ना कहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, उनका जो सोल्यूशन बनने की फॉर्म है कहीं ना कहीं वो प्रोसेस क्या देखने को मिलेगा, स्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है नेफ्थलीन डिजोल्व इन बेंजीन। जबकि नेफ्थलीन को कहीं और डिजोल्व करने की कोशिश करी जाए, ठीक है, तो वो इतनी इजीली डिजोल्व नहीं होता जितना कि वो बेंजीन के अंदर जल्दी डिजोल्व होता है। अब वही उसी बात को आगे लेके चलते हैं, दैट पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट। पोलर सोल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है तो एक्चुअल में क्या होगा, डिजोल्यूशन जल्दी होगा। अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, अमोनिया जो है वाटर के अंदर जल्दी डिजोल्व होता है। पोलर अमोनिया मॉलिक्यूल डिजोल्व इन दी पोलर वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर दीज मॉलिक्यूल मिक्स रेडली बिकॉज बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंगेज्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बेसिक सा फंडा ये बता रहा है अपने को, प्रिंसिपल एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें ही किस में बंधी हुई हैं, हाइड्रोजन। दोनों के अंदर कौन सी कैपेसिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। दैट्स वाई क्या है, उन दोनों की जो अपने सॉल्युबिलिटी अगर दोनों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या हो जाते हैं, जल्दी मिक्स हो जाते हैं। सिंस द इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन आर रफली इक्वल, इंट्रामोलिकुलर जो उनका आपस में इंट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं पे बराबर होता है। ये बात अपन ने लास्ट स्लाइड में करी भी है कि अगर इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन बराबर रहेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, द मॉलिक्यूल कैन ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सोल्यूट एंड न्यू सॉल्वेंट। ठीक है, और वो किस फॉर्म के अंदर है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म के अंदर। अपने जो पोलर पोलर वाला सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, एक एग्जांपल उसके अंदर हो रहा है, सबसे सिंपल एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल है दैट अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। अल्कोहल वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों होती है, क्योंकि दी OH ग्रुप है वो अल्कोहल के अंदर भी क्या है, पोलर है, मिक्स विद दी पोलर वाटर थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बेसिक फंडा इसमें पहले भी समझाया है कि जहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वहां पे सोलुबलाइजेशन हमें जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब सोल्यूट के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है और सॉल्वेंट के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कहीं ना कहीं पे दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो हमें उनकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा है दैट ए वाइड वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन आर इन दिस कैटेगरी एज ए शुगर इन द वाटर, अल्कोहल इन वाटर एंड एसिटिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर अपने वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी हमें फास्ट सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन किस तरह से होता है ये बात करते हैं। अगर अपने मान के चलते हैं कि इफ दिस सॉल्वेंट इज ए, अपने यहाँ पे सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं और सोल्यूट को क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, तो तीन तरह की जो कंडीशंस हैं वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। द अट्रैक्शन रिप्रेजेंटेटिव बाय ए बी, सॉरी बी बी एंड ए बी, तीन तरह के इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। सोल्यूट और सोल्यूट के अंदर भी मिलेगा, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अंदर भी मिलेगा, और सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये कह रहा है कि इस कंडीशन के अंदर अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ए बी मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन में। ए मतलब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होगा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड द सोल्यूट विल बी एक्सक्लूडेड। मतलब एग्जांपल किसका, बेंजीन एंड वाटर का, वेयर द बेंजीन मॉलिक्यूल आल्स
अनेबल टू पेनिट्रेट द क्लोजली बाउंड वाटर एग्रीगेट्स। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने सोल्यूट उसके अंदर मिक्स किया है, कहीं ना कहीं पे वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाए। पहली कंडीशन है क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का एक्चुअल में आपस में ही बहुत इंटरेक्शन है, वो किसी थर्ड पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स होने ही नहीं दे रहे, जो एक्चुअल में कोई और बॉन्ड कंटेन करता है, उसका सेम बॉन्ड उसके अंदर नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन और वाटर का। दूसरे कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, बीबी मतलब जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट और सोल्यूट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, द सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। बेसिक सा एग्जांपल कि अगर सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर अपने उसके अंदर कोई सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एक्चुअल में वो सॉल्वेंट उनके अंदर के बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं पे सोल्यूबलाइजेशन कम देखने को या देखने को ही नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। एग्जांपल ये दे रहा है दैट NaCl इन बेंजीन, जब NaCl को बेंजीन के अंदर डाला जाता है, वेयर द NaCl क्रिस्टल इज हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स विच कैन नॉट बी ब्रोक बाय द बेंजीन। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है बेंजीन के पास, ठीक है, इसलिए जो बेंजीन है वो जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को वो तोड़ने में क्या है, नॉट पावरफुल, वो पावरफुल नहीं है, तो वो नहीं तोड़ पाएगा। मतलब वहां पे हमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे हमें सॉल्युबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग दैट इज दी व्हेन ए बी, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के कंपैरिजन में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि सोल्यूट विल बी फॉर्म ए सोल्यूशन। इस कंडीशन के अंदर जो सोल्यूट है वो क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा। तो जो बेस्ट सोल्यूशन बनता है वो ये थर्ड वाला है, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन क्यों है ये, क्योंकि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तभी उनके बीच का जो क्या है, जो उनके बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एक्चुअल में बॉन्ड सही बनेंगे। उसको सोल्यूबलाइज कराएगा, वो सोल्यूबलाइज कराएगा अपने अंदर मर्ज करने के लिए, वो स्पेस प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, उनकी सोल्यूबिलिटी लास्ट में हमें देखने को मिलेगी। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सॉल्वेंट एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किन किन मैकेनिज्म से इनका क्लासिफिकेशन अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं तीन तरह के, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट और सेमी पोलर सॉल्वेंट। एक तो जो पोलैरिटी बहुत शो करते हैं, एक पोलैरिटी शो ही नहीं करते हैं, एक पोलैरिटी थोड़ी सी शो करते हैं, ठीक है। तीन तरह के इसने इसको क्लासीफाई किया है। अब सबसे पहली बात, पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज ड्यू टू द लार्ज मेजर टू बी पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज टू इट्स डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व आयनिक सोल्यूट एंड देयर पोलर सब्सटेंस। बेसिक सी बात है कि पोलर का मतलब होता है जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी को वहां से पास होने देंगे, आयनाइजेशन आयन बनने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, तो वो एक्चुअल में क्या है, अपने आप में कौन से सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द सोल्यूट टू फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसिक बात पहले भी बोली कि उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या बने, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे शो हो, इज ए फार फ्रॉम द सिग्निफिकेंस फैक्टर देन इज द पोलैरिटी एज रिफ्लेक्ट इन हाई डाइपोल मोमेंट। मतलब यहाँ पे हमें हाईली डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। बाकी इनके बारे में जो ब्रीफ बात है अपने इसी चैप्टर के अंदर थोड़ी आगे चल के करेंगे। तो इनके एग्जांपल्स की अगर अपने बात करें तो वाटर है, उसके अंदर फिनॉल इजीली डिजोल्व हो जाता है, अल्कोहल डिजोल्व हो जाता है, अदर ऑक्सीजन भी डिजोल्व हो जाती है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन कैसे डिजोल्व होती है ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वेरियस है, वो भी इसके अंदर बाउंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक रीजन है कि कहीं ना कहीं पे वो पोलैरिटी शो करते हैं,
प्लस माइनस उनके अंदर रहता है, प्लस माइनस रहता है, पोलैरिटी शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनका डिसोल्यूशन हमें वास्तव में देखने को मिलता है उन जगह। यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो उसको थोड़ा सा पिक्चराइज फॉर्म के अंदर दिखाया गया है, पिक्चराइज फॉर्म के अंदर क्या दिखाया गया है, दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हम लोगों को ये बात पता है कि जो हाइड्रोजन रहता है उसके सिंगल हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज रहता है, प्लस चार्ज हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव देखने को मिलता है। बट उसके कंपैरिजन में उसके बराबर में अगर ऑक्सीजन आ जाती है, अगर नाइट्रोजन आ जाती है अपने ऊपर माइनस चार्ज लिए हुए, तो कहीं ना कहीं पे उनका इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे ही होंगे। और जहां पे ये इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, अगर इंटरेक्शन होगा तो उस जगह पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी ही होगी। और इसी चीज को अगर डाइपोल डाइपोल मूवमेंट से इसने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, जैसे ये घड़ी में अपने सेल डालते हैं, एक से ज्यादा सेल, अगर कोई इस तरह के आप लोगों ने टॉयज देखे हो, कुछ देखे हो जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल चलते हैं और एक ही चैन में आपको सेल्स को लगाना पड़ता है, तो वो कुछ इस तरीके से लगते हैं कि जहां पे पहला नेगेटिव लगा उसके पीछे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके में वो चैन चलती है। और यहाँ पे भी ये चीज क्या है, इस तरीके से देखने को मिल रही है कि पॉजिटिव के साथ ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो ये पर्टिकुलर क्या है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स हमें एक्चुअल में यहाँ पे देखने को क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर अनएबल टू रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन द ion of strong and weak electrolytes because of this solvent low dielectric constant। सिंपल सा मीनिंग कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो एक्चुअल में बहुत लो है, प्लस माइनस उसके अंदर चार्जेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, वहां पे पोलैरिटी शो नहीं होगी। पोलैरिटी शो नहीं होगी तो अगर अपने उसके अंदर कोई पोलर सोल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो पोलैरिटी वहाँ पे शो ना होने की वजह से वहाँ पे हमें एक्चुअल में उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी भी क्या है, देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दे आर अनेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बना सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का डिसॉल्व नॉन पोलर सोल्यूट्स ओनली थ्रू वीक वंडरवाल फोर्सेस। यहाँ पे जो हमें अगर उनका डिसोल्यूशन भी देखने को मिलता है, अगर अपने उसके अंदर नॉन पोलर जो सोल्यूट है वो मिक्स करते हैं, तो एक्चुअल में वो उसके अंदर डिसॉल्व क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड से या कोई इलेक्ट्रो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से कोई उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व होते हैं उसके अंदर वीक जो रहते हैं वंडरवाल फोर्सेस रहते हैं, उन फोर्सेस की हेल्प से क्या है उसके अंदर मिक्स होते हैं। ठीक है, ये बात थी नॉन पोलर सॉल्वेंट की। और सबसे लास्ट में सेमी पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सेमी पोलर सॉल्वेंट्स कौन से? नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने सेमी पोलर। हमने जो सॉल्वेंट है उनकी सेमी पोलर जो सॉल्वेंट रहते हैं वो कुछ इस तरह के रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी शो भी करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए शो भी करते हैं, और कहीं पे भी नहीं भी करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत कम करते हैं। ठीक है, सेमी पोलर सॉल्वेंट सच एज कीटोन कैन इंड्यूस ए सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जब जब उसको उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है तो वहां पे वो थोड़ी बहुत पोलैरिटी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल किसके लिए? बेंजीन विच इज रेडली पोलराइजेबल बिकम सॉल्युबल इन एल्कोहल। जो एल्कोहल के अंदर तो कहीं ना कहीं पे अपनी सॉल्युबिलिटी शो करता है, बट वाटर के अंदर नहीं करता है। और सॉल्युबिलिटी शो करता है तो लास्ट में क्या है, अगर उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है तो वो वीक सॉल्युबिलिटी, मतलब जो वीक वहाँ पे पोलैरिटी है वही चीज सिर्फ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, और इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। दे कैन एक्ट एज इंटरमीडिएट सॉल्वेंट टू ब्रिंग आउट द मिसिबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड। ठीक है, सोल्यूबल होना एक डिफरेंट बात है, मिसिबल होना एक डिफरेंट बात है। अगर इस तरह के सॉल्वेंट अपने यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो मिसिबिलिटी शो करते हैं, सॉल्युबिलिटी शो क्या है वो नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए एसीटोन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर।
वाटर के अंदर अगर ईथर को सोल्यूबल कराना हो तो वहाँ पे हम क्या मिक्स करते हैं, एसिडोन मिक्स करते हैं, जिससे क्या है उसकी सोल्यूबिलिटी उसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में, इनके डेफिनेशन के बारे में आज बात अपन ने करी है। ठीक है, इसी चैप्टर को मूव करते हुए अगर ने अपने नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर इनके आगे डिटेल के बारे में और स्टडी करें।